नमस्कार। करंट जीके बाय शाग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 का अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है जल संसाधन व संरक्षण। जल एक महत्वपूर्ण मानवीय जीवन के लिए आवश्यक घटक है। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग दैनिक कार्यों में, सिंचाई कार्यों में, उद्योगों में आदि में किया जाता है और ये जल संसाधन कहलाता है। जलों का जो मुख्य स्रोत है वह झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जल की विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होती है, जिन्हें जल विभाजक रहते हैं। जल विभाजक का हमारे जो काम करती है वो करती है अरावली। अरावली जो है वो राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। राजस्थान के अपवाह तंत्र में अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी की लोकेशन जो आप अगर देखोगे तो जो भारत का मैप है, इस मैप में ये जो इधर वाला क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर वाला क्षेत्र हो गया अरब सागर। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में मुख्यतः गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियाँ गिरती है। तो इसमें जो जाती है वो है बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित हो जाती है। चंबल फिर यमुना में मिलती है और यमुना नदी गंगा में मिलती है और गंगा नदी का जल जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र भी कहते हैं, अर्थात चंबल और बनास और इसकी सहायक नदियाँ, ये सारा जो जल है वो कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में। वहीं अगर हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में ले जाने वाली 3-4 नदियाँ प्रमुख है। एक तो माही, लूणी, साबरमती और पश्चिमी बनास, और इनकी सहायक नदियों का जल जो है वो अरब सागर में जाता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर आंतरिक अपवाह की नदियाँ भी है। ऐसी नदियाँ जो किसी समुद्र में न पहुँचकर स्थल भाग में ही लुप्त हो जाती है वो आंतरिक या भूमिगत नदियाँ भी कहते हैं। और आंतरिक नदियों के जो उदाहरण हैं वो है घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियाँ राजस्थान की आंतरिक प्रवाही नदियाँ हैं। चलिए एक एक करके सभी नदियों को करते हैं। तो सबसे पहली जो नदी है वो है चंबल। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। ये राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले के बेसरोड़गढ़ से प्रवेश करती है, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है यूपी में। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां, वो है बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। और राजस्थान का जो औद्योगिक नगर है कोटा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर बात करते हैं दूसरी बड़ी नदी की, जो है बनास नदी। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और यह राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक आदि जिलों में बहती हुई रामेश्वरम के निकट चंबल में मिलती है। रामेश्वर नामक जगह है जहाँ सवाई माधोपुर से मिलती है। ये वैसे तो मौसमी नदी है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली एकमात्र सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक और सवाई माधोपुर जो नगर है वो बनास नदी के किनारे है। बनास की जो सहायक नदियाँ हैं वो है मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। ये 4 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। फिर बात करते हैं लूणी नदी की। लूणी नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से बनती है। ठीक है, सरस्वती व सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से बनती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। इसका पानी जो है वो बालोतरा तक तो मीठा है, बाड़मेर के बालोतरा तक तो मीठा है, उसके बाद खारा हो जाता है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जोजड़ी, बांडी, जुवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सांगी और गुहिया नदी है। फिर है माही नदी। माही नदी जो है इसका जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। ये नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है सोम और जाखम। माही की सहायक नदियाँ कौन सी है? सोम और जाखम। फिर है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम है विराट पहाड़ी, अरावली की विराट पहाड़ी जो जयपुर में है। ये नदी भरतपुर के गना पक्षी
राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करती है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है घग्गर नदी। ये हिमाचल के हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से निकलती है। ये हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी का अवशेष भी माना जाता है और उसकी सहायक नदी भी माना जाता है। फिर हम बात करते हैं, ये यहाँ पर मैप में दिया हुआ है राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो ये अपवाह तंत्र जो है वो लूणी का अपवाह तंत्र हो गया। फिर अगर हम देखें तो लूणी के अपवाह के ये सहायक नदियाँ हो गई, सूकड़ी, जोजड़ी आदि नदियाँ लूणी की। ये बनास नदी का अपवाह तंत्र हो गया। ये यहाँ से बनास नदी उद्गम होती हुई जाती है। फिर बनास नदी के उद्गम के बाद ये यहाँ पर चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी, यहाँ से चंबल का ये अपवाह तंत्र है। ये चंबल का अपवाह तंत्र, ये चंबल अपनी सीमा बनाती है मध्य प्रदेश के साथ और यहाँ गिर जाती है। फिर ये बाणगंगा का अपवाह तंत्र है। ये सीकर में कांतली नदी का अपवाह तंत्र है। ये सांबर झील है जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ आकर इसमें मिलती है। ये साबी नदी है यहाँ पर। और माही नदी जो है वो आपके इस क्षेत्र में आ गई। ठीक है, ये माही नदी है जो यहाँ पर कर्क रेखा को पार करती है। तो अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को। नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उनसे क्या होता है, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, पर्यटन आदि उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा था। राजस्थान में मुख्यतः चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना व सरदार सरोवर परियोजनाएं प्रमुख है। पहले बात करते हैं चंबल परियोजना की। चंबल परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना, संयुक्त परियोजना। इस पर कुल 4 बांध है। गांधी सागर बांध तो है मध्य प्रदेश में, मंदसौर में, और वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर, और कोटा में है जवार सागर और कोटा बैराज। कोटा में 2 बांध हो गए, जवार सागर और कोटा बैराज। और ये चित्र दे रखा है राणा प्रताप सागर बांध का। फिर है माही बजाज सागर बांध। अब बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना की। ये बांसवाड़ा में माही नदी पर है। ये राजस्थान व गुजरात की परियोजना है। दोनों राज्यों में सिंचाई व जल विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। बिसलपुर परियोजना की बात करें तो ये है टोंक जिले के टोडराय नगर के पास बिसलपुर गांव में। यहाँ बनास नदी पर सिंचाई व पेयजल हेतु बनाया गया है। लगभग जयपुर में बिसलपुर परियोजना से ही पेयजल आपूर्ति होती है। इसके अलावा अजमेर, टोंक आदि में भी पेयजल आपूर्ति की जाती है। फिर है सरदार सरोवर परियोजना। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये बनाई है गुजरात में नर्मदा नदी पर। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर में सिंचाई उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त पाली जिले में जवाई नदी पर है जवाई परियोजना। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर है सोम कमला अम्बा परियोजना। उदयपुर जिले में है मानसी वाकल परियोजना। प्रतापगढ़ जिले में है जाखम परियोजना। यहाँ पर भी बांध बनाए गए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख झीलों के बारे में। झीलें राजस्थान के प्राचीन काल से ही पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। अनेक राजा रानियों ने झीलों का निर्माण किया है। अगर हम बात करें 14वीं से 19वीं शताब्दी में जल संरक्षण में कुछ झीलों की, जैसे पिछोला झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जन्ना सागर आदि झीलों का निर्माण करवाया गया और इन झीलों को आपस में जोड़ने के लिए नहरें भी बनवाई गई। इसी कारण उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों का नगर भी कहते हैं। जयसमंद झील का जो निर्माण है वो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर करवाया। ठीक है, ये विश्व की सबसे अधिक मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ऐसी ही अजमेर में पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अन्ना सागर भी एक प्रसिद्ध झील है अजमेर में। सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। नक्की झील जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में है राजसमंद झील, जिसके उत्तरी भाग में नौ चौकी भी कहा जाता है। नौ चौकी की पाल भी है। जोधपुर में बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर, ये जोधपुर की झीलें हो गई। फिर जैसलमेर में है गढ़सीसर और डूंगरपुर में है गेप सागर। बीकानेर में कोलायत,
अलवर में सिलिसेड, ये अन्य झीलें भी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य पड़ती है सांबर झील। बीकानेर, बाड़मेर में है पंचभद्रा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसण, जैसलमेर में पोकरण, जोधपुर में फलोदी। ये जो ज़िले हैं ये है खारे पानी की झीलें। ठीक है, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? सांबर झील, पंचपदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसण, जैसलमेर में पोकरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारी पानी की झीलें हो गई। फिर ये झीलें जो दे रखी है वो दे रखी है उदयपुर शहर की, और उदयपुर शहर में इन झीलों को जोड़ने के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया गया है। ठीक है, ये पिछोला झील में पानी जो गिरता है वो शीशरामा नदी का गिरता है। ये प्रश्न भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। पिछोला झील में किसका पानी गिरता है? शीशरामा झील का। और ये आ गई आपकी रानियों की मगरी। ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ये पहाड़ियाँ ऊंचावच दर्शाने के लिए इस प्रकार ऊंचावच बनाए जाते हैं, ऊंचाई दर्शाई जाती है यहाँ पर पहाड़ियों की। ये आपकी सज्जनगढ़ पहाड़ी आ गई। ठीक है, फतेह सागर झील जो है इसमें मोती मगरी और मोरवानी नदी। ठीक है, ये मोरवानी नदी बनाया गया। ये स्वरूप सागर झील है। तो इस प्रकार नदियों को जोड़ने के लिए नहरों के जाल भी अच्छा बिछाया गया है यहाँ पर। अब बात करते हैं जल संरक्षण के कुछ कार्यों की। तो जल संरक्षण मनुष्य का पहला दायित्व है। वर्तमान में जल संरक्षण के लिए रूफ टॉप जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें चलाई जाती है। रूफ टॉप जल संचयन विधि में क्या होता है? घर के ऊपर जो गिरता है जल छतों से नीचे एकत्र कर लिया जाता है, भूमिगत रूप से एकत्रित कर लिया जाता है। इसके अलावा प्राचीन काल में यहाँ के निवासी क्या करते थे? टांका बनवाते थे, खड़ीन बनवाते थे, जोहड़ बनवाते थे, जो वर्षा जल संचयन किया जाता था। तो ये है यहाँ कुछ क्वेश्चन। बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास किसकी सहायक नदी है भाई? चंबल की। दूसरा है माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित? तो माही बजाज सागर परियोजना का विकास कहाँ किया गया भाई? बांसवाड़ा में किया गया। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन। आगे करेंगे हम चैप्टर नंबर 8। धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो देखते हैं उसमें 75% लोग जो है वो सब्सक्राइब भी नहीं करते, इसलिए आप हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।